हेलो बच्चों, कल का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने लेंस के बारे में देखा था कि लेंस क्या होता है, किस तरीके से उसकी परिभाषाएं वगैरह देख ली थी। और उसके बाद में देखा था कि लेंस से हम लोग प्रतिबिंब जो बनाते हैं वो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। उसके साथ ही कि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें और प्रतिबिंब जो है उसके संगत कहाँ पर हमें प्राप्त होता है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वो वास्तविक होता है या आभासी होता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब उसके अंदर एक जो अपने पास है कॉन्वेक्स जो उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अवतल जो लेंस है वो अपना बचा हुआ है। अब उत्तल लेंस के अंदर हमने 6 तरह की जो स्थितियां हैं वो देखी थी। अब जैसे हम लोग कंपेयर करें और उत्तल दर्पण के साथ, तो उत्तल दर्पण के अंदर भी हमने इतनी ही कंडीशन देखी थी, लेकिन अवतल दर्पण के अंदर कंडीशन कितनी थी? 2 ही थी अपने पास। वैसे ही उत्तल लेंस के अंदर 6 कंडीशन हैं, 6 स्थितियां हैं, लेकिन अवतल लेंस के अंदर हम मैक्सिमम 2 ही कंडीशन लेके चलते हैं। 2 कंडीशन के अंदर, 2 स्थितियों के अंदर ही पूरे के पूरे अवतल दर्पण से हम किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो हम देखते हैं, अवतल लेंस से। तो जो अपने पास अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस के लिए हम लोग 2 स्थितियां लेते हैं। और वो 2 स्थितियों की बात करें तो पहली जो स्थिति है उसके अंदर वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो पहली जो स्थिति है इसके अंदर वस्तु को रखा जाता है अनंत पर। ठीक है, तो मैं पहली स्थिति क्या लिख लेते हैं हम लोग? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो अनंत पर रखी हुई है वस्तु, तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जो है वो किनारों पर से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तो ये अवतल लेंस अपने पास बन गया। इसके लिए हम एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं जो इसके बिल्कुल केंद्र से होकर गुजर रही है। इस मुख्य अक्ष का ये जो बिंदु है या इस लेंस का जो केंद्र बिंदु है, जिसको ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अगर लेंस को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो ये वाला जो बिंदु है वो क्या होता है? प्रकाशी के केंद्र होता है। यहाँ पर हम कहीं पर ले लेते हैं F, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2F। इधर भी इतनी ही दूरी पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु F और यहाँ पर बिंदु हो गया 2F। ठीक है, 2F दूरी का बिंदु हो गया। अब वस्तु जो है वो है अनंत पर, तो अनंत से प्रकाश की किरणें जो हैं उस वस्तु से कहाँ पर आएंगी? इस लेंस के ऊपर आएंगी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो क्या होती हैं? वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं ये प्रकाश की किरणें। जब ये लेंस से अपवर्तित होती हैं तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद में ये प्रकाश की किरण जो है वो इधर चली जाएगी और ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये इधर कहीं पर चली जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जो हैं वो क्या इधर कहीं पर मिल सकती हैं क्या? या फिर कभी भी रियलिटी के अंदर ये दोनों मिल सकती हैं क्या प्रकाश की किरणें? तो हम बोलेंगे ये दोनों ही प्रकाश की किरणें इधर तो कहीं पर नहीं मिल सकती। लेकिन अगर मैं इन प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ, इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें मुझे इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F पर बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है
यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा। दूसरी चीज़, क्या प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, तो क्या ये दोनों किरणें वास्तविकता में कहीं पर मिल रही है, क्या प्रतिच्छेद कर रही है, क्या नहीं कर रही। ये हम अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है हमें, तो प्रतीत होती है तो हम बोलेंगे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब की अगर आकृति की बात करें, आकार की बात करें, तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत छोटा होगा, यानी बिंदुवत प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनता है। अब आकार जो है वो हमने क्या कहा, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हैं वो समांतर आएंगी, तो समांतर कितनी भी दूरी तक आए प्रकाश की किरणें, लेकिन वो अपवर्तन के बाद में इधर जाएंगी, उनको पीछे बढ़ाऊंगा तो वो फोकस पर आकर ही मिलेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, तो बिंदुवत प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अगर आवर्धन की बात करें हम लोग कि कितनी बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो बिंदुवत बन रहा है, चाहे वस्तु कितनी भी बड़ी हो। तो जो आवर्धन m है उस m का जो मान है वो क्या होगा, m का मान लेस देन। अब +1 करूं या -1 करूं, इसके अंदर +1 का मतलब तो क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, और -1 का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपने पास उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आवर्धन की बात करेंगे तो जो आवर्धन है वो होता है +1 से कम। प्लस का मतलब जो प्रतिबिंब हमारे पास बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। अब बोले सर बिना प्रतिबिंब बनाए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सीधा बनेगा, तो देखिए कोई भी वस्तु हो, अगर हम यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें यहीं पर आकर प्रतिच्छेद होगी। अब कोई प्रतिबिंब अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर बन रहा है तो ऊपर की ओर जब बनता है तो वो कैसा बनता है, सीधा, ठीक है, और नीचे की ओर जब बनता है तो वो कैसा बनता है, उल्टा। तो यहाँ पर इसी के आधार पर हमने बोला है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं, इसे नोट कीजिए आप लोग। दूसरा जो केस है वो दूसरा केस सब के सब जो उत्तल लेंस के अंदर केस थे, बाकी के पहले के अलावा उन सब को अपने अंदर समाहित करते हुए होता है कि वस्तु जो है, दूसरा जो अपने पास है इसका, उसके अंदर हम क्या बोले कि जब वस्तु मुख्य एक्स पर कहीं भी रखी हो, यानी कहीं पर भी, चाहे वो 2f पर रखी हो या 2f व f के बीच में रखी हो या f पर रखी हुई हो या f और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखी हुई हो, यानी कहीं पर भी रखी हुई हो, केवल कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अनंत पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अनंत के अलावा अगर मुख्य अक्ष पर वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है तो सारे के सारे केस आ गए इसके अंदर। तो हम लोग हमने बना लिया यहाँ पर अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया अपने पास, किनारे जो हैं वो है मोटे और जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है, पतला। ये हमने यहाँ पर बना दिया मुख्य अक्ष, ये हो गया अपने पास कौन सा बिंदु, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र हमने बना लिया। यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि F है, यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं 2F है, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे F और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे 2F। अब वस्तु जो है वो कहीं पर भी रख दो आप लोग, तो मैं वस्तु को जो है वो F और 2F के बीच में कहीं पर रख देता हूँ। मान लो हमने वस्तु जो है वो यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब जो है वो देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और वो बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। तो ये वस्तु हमने यहाँ पर ले ली।
अब हमने कहा था प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम दो प्रकाश की किरणें जो है वो काम में लेते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है वो तो होती है बिल्कुल किसके समांतर। अब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो प्रकाश की किरण जो है वो इधर चली जाएगी अपवर्तित होकर, ठीक है। उसके बाद में एक हम प्रकाश की किरण ले रहे हैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, सीधी गुजार दी। क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं पर मिल रही हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं मिल रही, ना ही मिलने के कोई चांसेज हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं इस वाली को ना ही मिलने के कोई चांसेज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं इस वाली अपवर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा दूं और इस वाली अपवर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा दूं, तो इसको पीछे की ओर अगर मैं बढ़ा दूं इस प्रकार से और इसको पीछे की ओर बढ़ा दूं इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर अपने पास बनता है। अब प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया तो देखो क्या कहेंगे हम लोग, क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब है? क्या नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में तो कब होता, जब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। अब तो हम लोग इन्हें पीछे की ओर बढ़ाकर मिला रहे हैं, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर है। तो इस प्रतिबिंब के लिए हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, ये कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बन रहा है ये F और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यानी F व C के मध्य बन रहा है ये। दूसरी चीज़, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है ये, तो देखो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद की बात करें हम लोग यहाँ पर कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है या आभासी है, तो वास्तविक नहीं है, कैसा है ये, आभासी है, क्योंकि वास्तविकता के अंदर प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। अगर इसके आवर्धन की बात करें हम लोग, या फिर बोलें कि वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा, तो वस्तु से क्या बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। फिर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन जो इसका है, यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वो आवर्धन जो है वो क्या होगा, लेस देन किससे, +1 से। 1 से क्या होगा, थोड़ा कम। प्लस क्यों आया, क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है सीधा, और 1 से कम यानी वस्तु से लंबाई जो है वो क्या होगी, इसकी कम होगी। तो इसके अंदर चाहे वस्तु को हम लोग कहीं पर भी रख दें, 2F पर रख दें, F पर रख दें, F और C के मध्य में कहीं पर रख दें, इधर कहीं पर भी रख दें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो F और C के मध्य ही बनेगा, और हमेशा वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ये अपने पास 2 केस थे अवतल लेंस के। अवतल लेंस के अंदर पहला केस अलग, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, बाकी जो भी केस होता है वस्तु कहीं पर भी रखी हुई हो उसके लिए हम लोग यही अप्लाई करते हैं, क्योंकि और कोई केस इसके अंदर बनता नहीं है। उत्तल लेंस के लिए ज़रूर 6 केस बनते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी लेंस जो है वो बनाया कैसे जाता है। जैसे हमें किसी निश्चित फोकस दूरी का कोई लेंस बनाना हो, तो किसी निश्चित फोकस दूरी का लेंस जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं लेंस मेकर सूत्र को। किसको काम में लेते हैं, लेंस मेकर सूत्र को। और ये जो लेंस मेकर सूत्र है इसका डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेंस मेकर सूत्र। अब लेंस मेकर सूत्र जो है वो क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि लेंस को बनाने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाए वो क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। अब इस लेंस मेकर सूत्र को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें जो है वो कंफर्म कर दूं कि पहली जो बात है हम लोग लेके चलेंगे लेंस मेकर सूत्र के अंदर, वो पहली बात लेके चलेंगे कि लेंस जो है वो बहुत पतला है। लेंस जो है वो बहुत
पतला है। अब बहुत पतले लेंस लेने का मतलब क्या हो गया, देखो कि कोई लेंस आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला कोई उत्तल लेंस है आपके पास, और इसकी बजाय एक आपके पास लेंस है कुछ ऐसा, ठीक है, या फिर ये भी आपके पास कुछ इस तरीके का लेंस है, ठीक है। तो देखो ये पतला है, बहुत पतला नहीं बोल सकता मैं, लेकिन पतला है ये लेंस, सॉरी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को हमने बी नाम दे दिया। तो जब लेंस मोटा है तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ए और सी जो है या बी और सी जो है वो एक ही बिंदु पर मान लें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन जब लेंस बहुत पतला हो, तो लेंस पतला होगा तो हम लोग ये ज़रूर मान सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो एक ही बिंदु के ऊपर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि इनके दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। तो लेंस पतला लेने का मीनिंग भी यहीं पर है, ये हम लोग अभी देखेंगे जब सोल्व करेंगे। तो हम पहली बात क्या लिख रहे हैं कि लेंस जो है वो बहुत पतला है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। इसके बाद की बात जो है, सेकंड चीज़ जो है वो हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है वो साइन कन्वेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। चिन्ह जो परिपाटी है वो भी देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको पता है कि जो लेंस है, लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र को जो है, प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए, प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए सभी दूरियां इसी से मापी जाती हैं। सारी जो दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दूरी की, तो वही अपने पास दर्पण वाला यहाँ पर है कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होती हैं, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होती है, दूरी को अगर मापा जाता है तो वो तो कैसी होती है, धनात्मक। और जो विपरीत दिशा है, आपतित किरण की विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा के अंदर अगर हम दूरी नापें तो वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये तीन बातें जो है वो अगर आपको ध्यान में रहती है तो ये जो अपने पास डेरिवेशन है ये बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक लेंस की जो बहुत पतला है। अब वो पतला तो है लेकिन हम उसको जूम करके बना रहे हैं यहाँ पर उसका डायग्राम। तो हम लोग उसको जूम करके जो है वो उसका डायग्राम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। और उत्तल लेंस हम लोग काम में ले रहे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है वो उत्तल लेंस के ही लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न जो है वो बताया गया है। आप चाहे किसी भी लेंस को लेकर ये कैलकुलेशन करें, जो आंसर आएगा आपके पास लेंस मेकर सूत्र जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, यानी वो अलग अलग कभी नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी लेंस से, जैसे उत्तल लेंस से हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं करेंगे, पहले हम लोग बिना चिन्ह परिपाटी का यूज किए इसका डेरिवेशन करके इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और उसके बाद में उस फॉर्मूले के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार, अगर आपको अवतल लेंस देखना है तो अवतल लेंस के अनुसार चिन्ह परिपाटी के साथ मान रख देंगे, और अगर उत्तल लेंस का कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया तो उत्तल लेंस के अनुसार उसके अंदर चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग मान रख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये बहुत पतला उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस की बात करें तो एक वस्तु जो है वो यहाँ पर रखी हुई है,
बिंदुवत वस्तु है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो बाहर का माध्यम है आपके पास, इसका अपवर्तनांक है μ1, तो μ1 अपवर्तनांक हमने बाहर के माध्यम का ले लिया, ठीक है। ये जो लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है, इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। तो चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम कहेंगे कि वस्तु से प्रकाश की किरणें यहाँ तक आएंगी लेंस की सतह से और अपवर्तित होकर चली जाएंगी। वो अपवर्तित किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं इस चीज़ को। कैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि लेंस के अंदर 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार इस वाली सतह पर, दूसरी बार इस वाली सतह पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो है वो आ गई यहाँ पर, एक प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर आ गई, दूसरी प्रकाश की यहाँ पर, एक प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर आ गई, दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से आ रही है। तो आपको पता है कि प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं, तो बिना किसी विचलन के ये सीधी निकल गई इधर, ठीक है। ये वाली जो प्रकाश की किरण यहाँ पर है, ये वाला बिंदु जो है वो रहा प्रकाशी केंद्र आपका, ठीक है। यहाँ पर जब ये आती है तो मैं बोलूँगा कि ये वाली जो सतह है इस पर हम लोग एक अभिलंब बना देते हैं। हम लोग क्या बना देते हैं, एक अभिलंब बना देते हैं, और उस अभिलंब से हम लोग देखेंगे कि ये आगे की ओर किस तरीके से गति करती है। अब ये अभिलंब जो है वो यहाँ पर आकर, मैंने देखो इतना लंबा बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर आकर ये मुख्य अक्ष को काट रहा है। तो अभिलंब अगर किसी सतह पर बनाया जाए, ये वाली जो सतह है आपके पास, ये वाली सतह जो है, इस सतह पर मैं अभिलंब बना रहा हूँ और वो अभिलंब इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, ये वाला बिंदु क्या होगा, वक्रता केंद्र। कौन सी परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह का, ये जो पहले वाली, इसको अगर मैं एक नाम दे दूँ, इसको 2 नाम दे दूँ, तो मैं बोलूँगा पहली अपवर्तक जो सतह है, इस अपवर्तक सतह का वक्रता केंद्र रहा ये वाला बिंदु, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से अपवर्तित होगी, तो अपवर्तित होगी तो बाहर का जो माध्यम है वो विरल और अंदर का माध्यम, लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है वो माध्यम है सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम के अंदर गति करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब वो इस तरीके से आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर इस दूसरी वाली अपवर्तक सतह पर आ गई। अब दूसरी वाली अपवर्तक सतह पर भी हम लोग एक अभिलंब जो है वो बना देते हैं। तो हमने इस तरीके से एक अभिलंब जो है वो बना दिया। अब ये अभिलंब यहाँ पर आकर इसको काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो अपने पास दूसरे वाली अपवर्तक सतह है, ये वाली, इस अपवर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी ये अपवर्तक सतह जिस गोलीय दर्पण से बनी हुई है उसका केंद्र यहाँ पर है, उसका केंद्र यहाँ पर है। इसका मतलब मैं इसको बोल देता हूँ C2। C2 क्या हो गया, दूसरी अपवर्तक सतह का वक्रता केंद्र हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो इस लेंस के अंदर से बाहर आ रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आती है तो हम कहेंगे अगर ये यहाँ पर अपवर्तक सतह नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर आ जाती, बिल्कुल यहाँ पर, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता जिसे हमने नाम दे दिया आई डैश। अब ये वाली अपवर्तक सतह है तो ये वाली अपवर्तक सतह होने के कारण प्रकाश की ये किरण जब सघन से विरल माध्यम में गति करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब अभिलंब ये रहा, अगर मैं इस प्रकाश की किरण को इधर बनाऊं तो वह अभिलंब के पास जाएगी। इधर बनाता हूं क्योंकि अभिलंब से दूर जानी चाहिए, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तन के बाद में इधर आ जाती है और यहाँ पर आकर ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है आपका अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है।
अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेंस मेकर सूत्र बनाने के लिए इसको दो अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। पहले हम लोग एक अपवर्तक सतह की बात करेंगे, उसके बाद में दूसरे अपवर्तक सतह की बात करेंगे कि अगर केवल अपने पास पहली अपवर्तक सतह है, केवल अपने पास कौन सी है, पहली अपवर्तक सतह है ये वाली, तो इस अपवर्तक सतह के लिए मैं बात करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया ए और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इसको नाम दे दिया बी। तो वस्तु जो है वो इससे कितनी दूरी पर रखी हुई है, यू दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। कहाँ से दूरी है, ये ए बिंदु से। जो आपके पास ये अगर ये वाली सतह नहीं होती तो केवल इस सतह, पहली वाली अपवर्तक सतह से जो प्रतिबिंब बन रहा होता, उस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है, वी डैश, वो दूरी कितनी है, वी डैश। और ये दूरी कहाँ से नाप रहे हैं, बी से नाप रहे हैं, ठीक है। जो अपने पास अंतिम प्रतिबिंब बना या इस लेंस से, लेंस का मतलब दोनों सतह से जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, और इस बिंदु की बी बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, v है, ठीक है। तो लेंस अगर पतला है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अपने पास, वो हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना लेंस बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो अगर लेंस बहुत पतला है तो देखो हम लोग क्या बात करेंगे, अगर मैं बात करूं इस वाली दूरी की AC2 की, तो AC2 जो है वो क्या है अपने पास, AC2 नहीं सॉरी, ये क्या है अपने पास, ये वाली दूरी BC2, क्योंकि इस वाले की बात करेंगे हम लोग दूसरे वाले के लिए, तो BC2 जो दूरी है वो क्या है, तो हम बोलेंगे BC2 जो दूरी है वो है दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगर हम बात करें AC1 की, तो AC1 जो है वो क्या है अपने पास, AC1 जो है वो है पहले वाली जो आपके पास अपवर्तक सतह है इसकी त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या। तो हम क्या कहेंगे कि अगर लेंस बहुत पतला है, तो लेंस पतला होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो कि ये वाला A पॉइंट AC1 जो है वो AC1 किसके बराबर होगा, तो हमने कहा लेंस बहुत पतला है तो A पॉइंट C पॉइंट की जगह हो सकता है, B पॉइंट भी C पॉइंट की जगह हो सकता है, यानी तीनों के मध्य की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, तो मैं A बिंदु को भी C बिंदु पर मान सकता हूं और B बिंदु को भी C बिंदु पर मान सकता हूं। तो जो अपने पास AC1 दूरी है, ये AC1 दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CC1 लिख सकते हैं, और इसका मान जो है वो किसके बराबर है, R1 के बराबर है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरे के लिए वक्रता त्रिज्या की, तो दूसरे की वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या है, BC2। तो BC2 जो अपने पास है, इस BC2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा B बिंदु भी C बिंदु पर मान सकते हैं अगर लेंस बहुत पतला है तो ये क्या बन जाएगा, CC2, और इसका मान कितना, R2 लगा दिए ये यहाँ से। अब अगर हम बात करें इस वाली दूरी की, ठीक है, जो अपने पास दूरी है कौन सी दूरी है, ये OA, ठीक है। OA दूरी जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, OC बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि A बिंदु C के क्या है, नज़दीकी है, और OC या OA का जो मान है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। चिन्ह परिपाटी यूज नहीं कर रहे हैं अभी, चिन्ह परिपाटी लास्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। OA का हो गया आपके पास। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, ये वाली जो दूरी है कौन सी, BI डैश, तो BI डैश जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BI डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, CI डैश, क्योंकि B और C बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, V डैश लिख दिया। अब अगर इस V की बात करें तो BI जो दूरी है आपके पास, इस BI दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, CI, और CI का मान किसके बराबर है अपने पास, V के बराबर
है, तो चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग जो है वो इस तरीके से इन चीज़ों का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने पहले क्या कहा आपको कि हम इसे दो अलग अलग भागों के अंदर बांट कर पढ़ेंगे। तो अगर केवल पहली अपवर्तक सतह यहाँ पर है, तो पहली अपवर्तक सतह अगर यहाँ पर है तो पहली अपवर्तक सतह केवल बनाओ आप लोग, ठीक है। प्रथम अपवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, जब प्रथम अपवर्तक सतह से अपवर्तन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रथम अपवर्तन प्रथम अपवर्तन के अंदर हम लोग बात करें तो मैं कहूँगा प्रथम अपवर्तक जो सतह है वो ये वाली है आपके पास, ठीक है। ये वाली जो अपने पास अपवर्तक सतह है कुछ इस प्रकार की, यहाँ पर जो है वो अपने पास वस्तु रखी हुई है ओ, यहाँ से एक प्रकाश किरण इस तरीके से चली गई। ये प्रकाश की किरण अगर दूसरी वाली अपवर्तक सतह ना होती, तो दूसरी वाली अपवर्तक सतह ना होती तो वो ये यहाँ पर आती किसी बिंदु पर, और ये बिंदु जो है वो हमने कितना लिखा है आई डैश। अब ये वाली जो दूरी है ये आपको दे रहा है वी डैश, और ये वाली जो दूरी है ये कितनी है अपने पास है u है। ये जो इधर वाला माध्यम है इसका अपवर्तनांक है μ2, और अंदर लेंस के अंदर का माध्यम का अपवर्तनांक कितना है μ2। तो ऐसा देखकर आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या कि हमने कोई कैलकुलेशन की थी क्या इस तरीके की μ2। तो ऐसा देखकर आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या कि हमने कोई कैलकुलेशन की थी क्या इस तरीके की। तो हमने कहा था जब हमने गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ा था तो इस तरीके की हमने डायग्राम जो है वो बनाया था, यानी गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र जो है वो क्या होता है अपने पास μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, यही होता है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें μ1 और μ2 की, तो आपको जो है वो फॉर्मूला हमने μ1 μ2 के टर्म के अंदर लिखा है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर मैंने क्या कहा था, क्या ध्यान में रखना है कि μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश की किरण आ रही है, और μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो μ1 देखो क्या μ1 ही है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से आ रही है, इस वाले माध्यम से आ रही है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना μ1, तो μ1 लिख लिया। किस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, इस वाले माध्यम के अंदर, और इसका अपवर्तनांक कितना μ2, तो हमने यहाँ पर μ2 लिख दिया। दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v डैश, तो v डैश यहाँ पर हमने लिख दिया। वस्तु की दूरी कितनी है u लिख दिया। वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो प्रथम अपवर्तक सतह के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है r1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे r1 और इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय अपवर्तन में। अब द्वितीय अपवर्तन के लिए आपको एक बात जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर ध्यान में रखनी है कि प्रथम अपवर्तन के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रथम अपवर्तन के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो द्वितीय अपवर्तन में वस्तु की तरह व्यवहार करता है। क्यों व्यवहार करता है कि अगर यहाँ पर इधर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब इधर बनाएगा ये, ठीक है, इधर कोई सतह है तो। अब ये वाली जो अपने पास द्वितीय अपवर्तक सतह है, द्वितीय अपवर्तक सतह के लिए इधर अगर कोई वस्तु है तो उसका वो प्रतिबिंब बना देगा, लेकिन इधर जो है वो एक्चुअल के अंदर कोई वस्तु नहीं है, केवल क्या है जो प्रथम अपवर्तक सतह प्रतिबिंब बना रही है वही है। तो द्वितीय अपवर्तन के अंदर हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि प्रथम अपवर्तन से बना प्रतिबिंब आई डैश द्वितीय अपवर्तन में वस्तु की तरह व्यवहार करता है।
वस्तु की तरह व्यवहार करता है। यानी प्रथम अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बना वो अब द्वितीय अपवर्तन में क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। तो द्वितीय अपवर्तक सतह लेते हैं। द्वितीय अपवर्तक सतह जो है वो हो गई अपने पास ऐसे, इस प्रकार से हमने मुख्य अक्ष बना दी। अब अपने पास यहाँ पर है आई डैश, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है आई। ये वाली जो दूरी है वो है अपने पास v, और ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, v डैश। तो देखो प्रकाश की किरण जो है प्रथम अपवर्तन हो गया। प्रथम अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरण इस तरीके से आ गई, ठीक है, इस तरीके से आ गई। तो ये सीधी निकल जाती यहाँ पर, लेकिन अपवर्तन की वजह से ये यहाँ पर आ गई। तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर यहाँ पर आ गई है। तो ये जो आई तो है, आई तो क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो आई डैश है वो क्या बन जाएगी, वस्तु बन जाएगी। अपने पास आई डैश जो है वो तो क्या बन जाएगी, वस्तु, और जो आई है वो क्या बन जाएगा, अपने पास प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर वापिस से लगाना चाहें यहाँ पर जो गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, तो ये वाला जो माध्यम है वो लेंस के अंदर का है, इसे हमने बोल दिया μ2। बाहर का माध्यम क्या है, μ1। अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, तो μ2 वाले माध्यम से μ1 वाले माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण जा रही है। तो मैं अपना फॉर्मूला जो है वो देखो क्या लिखूंगा, यहाँ पर μ2 आता है। μ2 का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक। तो कौन से माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, इस वाले माध्यम में, तो इसका अपवर्तनांक कितना, μ1। तो यहाँ पर क्या लिख लिया, μ1 अपोन में v डैश, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी। तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बन रहा है, आई की दूरी कितनी है, v, माइनस प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से आ रही है, इस वाले से, तो इसका अपवर्तनांक कितना, μ2 अपोन में वस्तु की दूरी कितनी, तो वस्तु आई डैश है, आई डैश की दूरी कितनी, v डैश, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, μ1 माइनस μ2 अपोन में r2। r2 क्या हो गई, ये द्वितीय अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 2, दे दिया। अब हो क्या रहा है, ये अलग अलग नहीं बन रहे हैं, ये एक साथ ही बन रहे हैं, केवल हमने इसको समझने के लिए अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया। अब अगर मुझे इन सब को वापस से एक जगह करना है तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ देंगे तो देखो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ूंगा तो देखो μ2 अपॉन v डैश प्लस का, μ2 अपॉन v डैश माइनस का, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचेगा, μ1 अपॉन में v माइनस का क्या बचेगा, μ1 अपॉन में u, बराबर इधर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 प्लस में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2, यही बन गया। इन दोनों में से μ1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो μ1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, 1/v माइनस 1/u, बराबर इन दोनों में से अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 में r1, और देखो यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 1 में r2, ये अपने पास यहाँ पर समीकरण बन गई। अब देखो क्या करना है, μ1 को उधर ले जाओ आप लोग, इधर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए क्या बन गया अपने पास, μ1 जो है इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो 1/v माइनस 1/u, बराबर μ1 उधर जाएगा तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1, ठीक है।
और क्या है आगे 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए यहाँ पर क्या बन गया, μ1 से डिवाइड कर दो इन दोनों को μ1 से डिवाइड करूँगा तो देखो क्या बन जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या बनेगा μ2 बटे में μ1 माइनस μ1 कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, या फिर मैं μ2 अपॉन में μ1 को क्या लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 अपॉन μ1 क्या होता है 1/μ2 सापेक्ष अपवर्तनांक माइनस 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2। ये दोनों अपने पास जो समीकरण होती है इन दोनों को बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र इन दोनों को बोला जाता है। अब अगर इसके अंदर मैं कंडीशन लगा दूं तो एक और होता है सूत्र, लेंस सूत्र जिसे बोलते हैं सीधा, वो कैसे होता है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, तो अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो हमें पता है u का मान कितना हो जाएगा अनंत। और जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो उत्तल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो हम बोलेंगे अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उत्तल लेंस के लिए प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और वो बिंदु क्या होता है द्वितीय मुख्य फोकस से यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और वो बिंदु क्या होता है द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो द्वितीय मुख्य फोकस हो गया तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर ये बना, तो हम बोलेंगे वो दूरी जो है वो क्या हो गई फोकस लंबाई हो गई। तो अगर वस्तु अनंत पर है यानी u का मान अनंत है तो v का मान कितना हो जाएगा f हो जाएगा। तो इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं, देखो इस वाले सूत्र के अंदर तो क्या बन गया 1/v की जगह f, ये कितना बजाएगा u का मान अनंत रखूंगा तो 1/अनंत हो गया 0 बराबर क्या बन गया μ2 बटे में μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1 बटे में r2। अब देखो ये 2 नंबर समीकरण थी, ये बन गई अपने पास 3 नंबर, ये बन गई 4 नंबर। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि 4 नंबर और 3 नंबर समीकरण की अगर हम तुलना करें तो 4 नंबर और 3 नंबर जो समीकरण है इसका RHS जो है राइट हैंड साइड वाला जो भाग है वो दोनों का क्या है बराबर है। अब राइट हैंड साइड का भाग अगर दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भाग है वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो अगर मैं समीकरण 3 व 4 की तुलना करूं, समीकरण 3 व 4 की तुलना करें तो तुलना करने पर मुझे क्या मिलेगा कि अगर RHS बराबर है दोनों तरफ के तो LHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो LHS बराबर कर दिया तो 1/f बराबर क्या बन गया 1/v माइनस 1/u। और इसको बोला जाता है पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र, सीधा लेंस सूत्र भी इसे बोल दिया जाता है क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर लेंस को हमेशा पतला लेकर ही चलते हैं। तो अगर केवल आपको लेंस सूत्र बोल रहा है तो भी क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और अगर पतले लेंस के लिए बोल रहा है तो भी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दर्पण के लिए देखो क्या होता है, समतल उसके लिए गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस आता है बीच के अंदर, और लेंस के लिए बीच के अंदर क्या आएगा माइनस आएगा। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो अगर लेंस मेकर सूत्र के लिए पूछे तो लेंस मेकर सूत्र ये रहा आपके पास, और अगर हमें लेंस सूत्र की बात करें पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र की बात करें तो ये रहा आपके पास। अब ये दोनों जो सूत्र हमने निकाले हैं इन दोनों सूत्र के अंदर हमने कहीं पर भी चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया है। तो चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया है तो जब भी
आप कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके अंदर हमें ध्यान में रखना है कि इसके अंदर हमने चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया है, इसलिए जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही u v r1 r2 का मान आपको रखना है। अगर बिना चिन्ह परिपाटी के लिए आपने इन दोनों के अंदर मान रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इन क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो केवल और केवल फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन वैल्यू रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी के साथ ही आपको मान हमेशा रखना है। तो चलिए आज आप इसका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।